गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 7 फरवरी 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लेके आया हूँ। देखिए आज नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक नए हैं, कुछ टॉपिक रिपीटेड हैं। तो जो हम लोग रिपीटेड टॉपिक करेंगे उसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी और नया टॉपिक तो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीएसटी सिस्टम के बारे में, जीएसटी काउंसिल के बारे में, जिसके बारे में हम लोग पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। जीएसटी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कब पास हुआ था, कैसे पास हुआ था और ये एटीएफ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि एटीएफ को जीएसटी सिस्टम में इंक्लूड करने की बात चल रही है, अभी ये इसका पार्ट नहीं है, तो ये पूरे का पूरा न्यूज़ देखने के लिए थोड़ा सा वेट करें। जीएस पेपर 3 से इसको हम लोग कवर करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो रहेगा बसाई वेटलैंड के बारे में, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर कुछ वेटलैंड्स होती हैं जो न्यूज़ में होती हैं। ये आपके एग्ज़ाम में आपको एग्जाम्पल देने के काम आती हैं। और कई बार क्योंकि जब ये न्यूज़ में होती हैं तो कई बार वो एग्जाम में ना डायरेक्ट भी पूछ लेता है, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ लेता है दैट दिस बसाई वेटलैंड वाज रिसेंटली इन न्यूज़, इट लाइज इन विच स्टेट। तो आपको बताना पड़ेगा कौन से स्टेट में बिलोंग करता है। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, कौन कौन से थ्रेट हैं, क्या पूरा काम मामला यहाँ पे है। अगला टॉपिक करेंगे रेयर इंसेक्ट इन द शेषाचलम। देखिए वैसे मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कुछ नया इंसेक्ट वगैरह या स्पीसीज़ हम लोग जब डिस्कवर करते हैं तब वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ नया इंसेक्ट है, ये हम लोगों ने डिस्कवर नहीं किया, ये पहले भी इंडिया में पाया जाता है, अफ्रीका में भी पाया जाता है, लेकिन जो शेषाचलम के इसके अंदर इसको पहली बार डिस्कवर किया गया है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मे भी पूछ सकता है, वी नेवर नो। तो कुछ नया था तो मैंने सोचा चलिए इसको ऐड कर ही लेते हैं। ये टॉपिक रिपीटेड है सॉरी। डीलिमिटेशन इन जे एंड के। देखिए सबको पता है कि जे एंड के में इलेक्शन से पहले सरकार ने वहाँ पे कुछ सीट के अंदर चेंजेस किए हैं, कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा अपोज भी कर रही हैं जे एंड के अंदर। ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पूरी कहानी क्या है, वो थोड़ा सा इसके द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि टॉपिक ये रिपीटेड है, लेकिन ये मुझे लगता है काफ़ी समय पहले हम लोगों ने टॉपिक किया था, 2 महीने पहले के लगभग हमने टॉपिक किया था, तब ये न्यूज़ में था। और 2 महीने हो गए हैं, बातों को थोड़ा भूल भी गए होंगे आप लोग। थोड़ा जिन लोगों ने टॉपिक किया था वो थोड़ा सा याद आ जाएगा, और जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फिर रहेगा हिजाब रो के बारे में। देखिए इसके बारे में अब तक हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, बेसिकली ज़्यादा एडिटोरियल भी हम लोगों ने ज़्यादा नहीं किए, न्यूज़ वगैरह भी ज़्यादा हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, क्योंकि मुझे लगता नहीं अभी तक द हिंदू में कोई बहुत ही शानदार एडिटोरियल आया है इसको लेके। क्योंकि देखिए कर्नाटका में उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि वहाँ पे कुछ गर्ल्स सॉरी गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा समझो प्लीज़। कुछ गर्ल्स जो है वहाँ पे हिजाब पहन के आ रही थी कॉलेज में, जिसकी वजह से उनको क्लासेस वगैरह में एंट्री नहीं मिल रही थी। तो ये पूरे का पूरा काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला है, पार्लियामेंट के अंदर भी इसको उठाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो ये पूरा मामला क्या है थोड़ा सा उसको देखेंगे, हालांकि ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में वो दिया भी नहीं है यहाँ पे। कुछ एडिशनल टॉपिक हमारे साथ उसको भी करेंगे, तो बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ। लेकिन आगे जाने से पहले बिना लाइक के और बिना शेयर किए आपको नहीं जाने दूंगा। तो लाइक तो करें ही जो आप कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में यार थोड़ा थैंक यू बोल दिया करो, गुड मॉर्निंग बोल दिया करो, है ना, इतना आलस नहीं करना है। चलिए जी तो आज एक गलत इंसिडेंट हुआ कल, एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सभी के सामने आई कि लता मंगेशकर जी उनका हो गया है देहांत, है ना। फोटोज वीडियोज़ आपने खूब देखी होंगी। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ एक्चुअली। देखिए वैसे तो इनकी उम्र भी हो गई थी, शी वॉज 92 ईयर्स ओल्ड, बट इनको कोविड हुआ था। डॉक्टर कह रहे हैं कि कोविड के बाद ये रिकवरी इनको हो गई थी, लेकिन फिर वही है ना, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, इतनी बुजुर्ग भी थी, एज होने के बाद तो चीज़ें सही नहीं होती हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी और जो इनका देहांत हो गया, दैट इज़ द थिंग, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना। और भैया कौन सा अवार्ड नहीं है जो इनको नहीं मिला, मतलब नोबेल प्राइज़ को छोड़ के लगभग इन्होंने सभी प्राइज़ लिए ही हुए हैं। भारत रत्न इनको मिला था 2001 के अंदर में। इवन फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसे ऑफिसर डी ला लीजन कहा जाता है, वो भी इनको 2009 के अंदर मिला। सबसे पहली जो मूवी थी वो थी एक मराठी मूवी जिसका नाम था किती हसाल। इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले एक बार गाना गाया था, और उस समय ये 13 साल की थी। समझ लीजिए आप 13 साल में जो है 8वीं क्लास में थे भैया, और 8वीं स्टैंडर्ड में तो इन्होंने प्रॉपर गाना गा दिया था। सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा टैलेंट होगा,
कि जब किसी मूवी के में जो है 13 ईयर्स ओल्ड इन्होंने, और उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, इतना गाना गाया, इतना गाना गाया कि मतलब आप सोच ही नहीं सकते। उसके अलावा ये पार्लियामेंट की मेंबर भी रही हैं राज्यसभा की 1919 से लेके 2005 के बीच में। कौन सी पार्टी से रही हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन पार्लियामेंटेरियन थी वो इम्पोर्टेंट है। अब इनकी शोक मनाने के लिए पार्लियामेंट को तो खैर 1 घंटे के लिए एडजर्न किया ही गया है। उसके अलावा सेंटर ने कहा है कि 2 दिन का शोक समारोह हम लोग रखेंगे। और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने तो खैर गवर्नमेंट छुट्टी ही किया है, तो आज शायद महाराष्ट्र में गवर्नमेंट छुट्टी है। मैं मुंबई में हूँ और बाहर जाके देखूंगा तो पता लगेगा कि क्या है पूरा, बट हाँ शायद मुंबई में आज छुट्टी है। खैर, तो ये तो एक छोटी सी न्यूज़ और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है बहुत बड़ा। बाकी आगे देखते हैं। देखिए अगली जो न्यूज़ है हमारे सामने वो आती है कहाँ से, जीएसटी रिजीम से आती है। देखिए जीएसटी जब लॉन्च किया गया तो इसका एक पर्पज़ था कि पूरी कंट्री के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम है ना उसको यूनिफॉर्म करना है, यूनिफॉर्म, है ना। क्योंकि हमारी कंट्री में क्या था ना, बहुत सारे टैक्स ऐसे थे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, ऐसे थे जिनको स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। तो जीएसटी रिजीम के अंदर एक्चुअली इन दोनों को करना था मर्ज, और मर्ज करके एक यूनिफॉर्म सिंगल सिस्टम इंट्रोड्यूस करना था। लेकिन भैया ये आसान नहीं है, क्योंकि स्टेट और सेंटर के बीच में नेगोशिएशन ही नहीं हो पा रही थी। हमारे यहाँ पे देखो ना फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब दोनों अपनी पावर एंजॉय करते हैं। और जीएसटी अगर लागू होता तो स्टेट्स को अपनी पावर सरेंडर करनी पड़ती, इसीलिए जीएसटी बहुत समय से लागू नहीं हो पा रहा था एक्चुअली। लेकिन बाद में जब स्टेट्स को समझाया गया, उनको बताया गया दूसरी चीज़ें, कंपनसेशन आपको देंगे, ये वो दुनिया भर की फलान ढिका बहुत सारी चीज़ें हुई, तो स्टेट ने फाइनली अपनी पावर्स को सरेंडर किया और जीएसटी को हम लोगों ने कर दिया पास। पास तो हम लोगों ने कर दिया, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं था। इंडियन सिस्टम है ना, तो भैया हम इंडिया वाले अपनी कार्रवाई तो करेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली 2 लेवल के ऊपर जीएसटी लगाया, एक होता है सेंटर जीएसटी, एक होता है स्टेट जीएसटी, और एक बीच में भी लगा दिया इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, जब इंटर स्टेट ट्रेड होती है तो ये कुछ कुछ चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट्स की डिमांड के ऊपर कुछ चीज़ों को जीएसटी के रिजीम से पूरी तरह से बाहर रखा गया, उनको जीएसटी में इंक्लूड ही नहीं किया। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो कि जहाज़ों वगैरह में यूज़ होता है ना। यहाँ पे जो है अल्कोहल को भी बाहर रखा गया है ना, क्रूड ऑयल को भी बाहर रखा गया, डीजल पेट्रोल को भी बाहर रखा गया। तो कुछ चीज़ें जो है जीएसटी के रिजीम से बाहर रखी गई, क्योंकि यहाँ से जो है स्टेट्स की बहुत ज़्यादा इनकम होती है बेसिकली, तो ये इनकी डिमांड पे रखा गया। लेकिन लगातार ये डिमांड हो रही है कि क्यों ना इनको भी जीएसटी के अंदर लाया जाए। देखिए चाहे वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ये डिपेंड करता है इनका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। तो जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती है प्राइसेस के अंदर, तो डोमेस्टिक फ्लक्चुएशन भी हो जाता है। मान लें मतलब पेट्रोल का ही एग्जांपल ले लीजिए, पेट्रोल पे जो है सेंटर अलग से ड्यूटीज लगाता है, स्टेट अलग से लगाता है, दोनों मिलजुल के उसका प्राइस बहुत हाई हो जाता है। तो ये टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी में अगर आ जाएगा ना तो इसका ओवरऑल प्राइस कम हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारी जो एविएशंस कंपनी हैं वो डिमांड कर रही हैं कि भैया आप इसको भी मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी के अंदर लेके आइए। तो उन्होंने डिमांड की, एप्लीकेशन वगैरह डाला है। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि अभी जो आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल होगी तो वहाँ पे ये मुद्दा उठाएंगी, और हो सकता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी काउंसिल के अंदर लेके आया जा सके, ऐसा हो सकता है। तो वो पूरा जब होगा तब, नहीं होगा तब देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने देनी थी वो मैंने आपको दे दिया। जीएसटी काउंसिल आपको सबको पता है, जीएसटी काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। जीएसटी काउंसिल मतलब देखिए मतलब इतने सारे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी कंट्री के अंदर ना, किसके ऊपर कितना टैक्स लगाया जाएगा, कौन कौन सी ब्रैकेट के अंदर आएगा, कौन सा 5% में आएगा, ये वो करके ना, तो वो सब डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया जाता है। और एक फेडरल बॉडी है, फेडरल का मतलब यहाँ है, ये है कि यहाँ पे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं और सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, मतलब बेसिकली दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इट्स अ फेडरल बॉडी। और इसको कौन चेयर करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसको चेयर करते हैं। आर्टिकल 279 के तहत जीएसटी काउंसिल को बनाया गया है ना। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके अलावा स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वगैरह वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपोजिशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, दैट इज अबाउट जीएसटी काउंसिल। चलिए अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है एनसीआर रीजन से आती है। देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि वेटलैंड
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे ना तो वहाँ पे आपके जीएस पेपर 1 के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि यू नीड टू रीड अबाउट द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना। जियो फिजिकल प्रोसेसेस के अंदर, जियो फिजिकल प्रोसेसेस के अंदर ये आपको मिलेगा वहाँ पे। उसके अलावा जीएस पेपर 3 में तो है ही, है ना, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये आपका जीएस पेपर 1 का पार्ट भी है, जीएस पेपर 3 का पार्ट भी, एक्चुअली दोनों का पार्ट है। तो वेटलैंड इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो क्या क्या पढ़ सकते हैं वेटलैंड, जब टॉपिक की हम लोग बात करते हैं वेटलैंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो आप जानिए। ओवरऑल जो हमारी इकोलॉजी एनवायरनमेंट होता है इसका क्या रोल होता है, अर्बन सेक्टर्स में इसका क्या रोल होता है वो आप जरूर जानिए, है ना। खासकर अर्बन सेक्टर में ज़्यादा फोकस करना है रूरल की बजाय, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। कुछ खास इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स के बारे एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो जो अर्बन सेटिंग्स में बहुत काम आते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। उसी ये इस एग्जांपल में जो है आप इसका एग्जांपल भी दे सकते हो, मतलब ये बसाई जो वेटलैंड है, तो अगर आप एग्जाम में एग्जांपल देना है तो इसका एक डायरेक्ट एग्जांपल दे सकते हो। उसके अलावा कौन कौन से थ्रेट होते हैं वेटलैंड को ओवरऑल, एक तो ओवरऑल थ्रेट याद करने हैं और एक टोट खासकर जो अर्बन एरियाज में थ्रेट होते हैं वो आपको अलग से याद करने हैं। कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं भैया, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों याद करने हैं आपको। सजेशन आप दे सकते हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों तरह के सजेशन दे सकते हो। कुछ कन्वेंशन हैं जो इंटरनेशनल, जैसे रामसर कन्वेंशन वगैरह है वो सब, है ना। नेशनल भी कुछ है हमारे पास और इंटरनेशनल भी हैं कुछ हमारे पास, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपको सारी डायमेंशन कवर करनी पड़ेंगी। उसके अलावा आप इसको दूसरी चीज़ों से रिलेट कर सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट वो सब, है ना। तो मतलब ओवरऑल टॉपिक आपको याद करना है आपके एग्जाम के लिए। तो इसी चेन में जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो है आपका बसाई वेटलैंड। ये बसाई वेटलैंड दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है गुड़गांव में। देखिए ये पिक्चर से आप क्लियरली देख सकते हो कि पीछे जो है कितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, है ना। और यहाँ पे ये देखिए नीचे ये है आपका वेटलैंड। तो बिल्कुल एकदम मतलब सिटी के बिल्कुल पास में है ये, मतलब चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, धूल मिट्टी आ रही है, ट्रैफिक जा रही है, और बीच में ही वेटलैंड है। सोच सकते हो आप। एक्चुअली शुरुआत में ये 250 एकड़ की हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा बिल्डिंग बना दिया, रोड्स बना दिए, शॉपिंग मॉल्स वगैरह बना दिए, अभी इसकी जो है साइज़ आधा भी नहीं रहा है बेसिकली। तो मतलब काफ़ी कम हो गया बेसिकली, आप ये कह सकते हो। तो उसकी वजह से ये वेटलैंड पे हो गया है खतरा। अब वेटलैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लो कल को फ्लड आ जाता है गुड़गांव में, तो ये वेटलैंड जो है कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकती है ना फ्लड से, क्योंकि सारा पानी यहाँ पे आ जाएगा तो वो फ्लड से छुटकारा आपको मिल सकता है। उसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको बहुत बड़े पैमाने पर रिचार्ज किया जाता है वेटलैंड्स वगैरह के द्वारा। बहुत बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसको हो गया खतरा, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ये न्यूज़ में है, बस ये आपको पता होना चाहिए, वो तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। बाकी आईयूसीएन जो है होता है हमारा ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने भी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने भी इसको एक की बायोडाइवर्सिटी एरिया रिकग्नाइज किया है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में तो यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि आईयूसीएन, देखिए आईयूसीएन ना क्या करता है, ये एक आपको हम हमें जो है एक रेड लिस्ट इशू करता है ना, रेड लिस्ट, जिसमें जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, थ्रेटेंड, वल्नरेबल, वो उस तरह के सारे स्पीसीज को काउंट करता है। तो उसमें जो बर्ड्स को काउंट करने की, काउंट नहीं मतलब बर्ड्स को जो रिकॉग्नाइज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिकली वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में होती है। तो आईयूसीएन एक संस्था है, लेकिन इसकी बहुत सारी दूसरी संस्थाएं होती हैं जो इसकी हेल्प करती हैं, उन्हीं में से एक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल भी है। तो थोड़ा सा गूगल कर लीजिए आप इसके बारे में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में भी, बर्ड लाइफ के बारे में भी, और आईयूसीएन के बारे में भी। यूपीएससी में प्रीलिम्स में यहाँ से बार बार क्वेश्चन आए भी हैं और आगे भी आएंगे, तो इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में उसको ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए अगली जो न्यूज़ आती है दोस्तों वो भी हमारा इकोलॉजी एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से, बायोडाइवर्सिटी वाले सेक्शन से ही आती है, जो आती है ओडिशा से। देखिए ओडिशा जो है वो बायोडाइवर्सिटी और फ्लोरा एंड फोरा बहुत है एक रिच एक स्टेट है, इसमें तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो खासकर हमारे यहाँ पे न्यूज़ में है वो कौन सा है, वो ये है 9 नंबर वाला, ये देखिए ये वाला, ये है न्यूज़ में। अदरवाइज और भी आप देख सकते हो, दुनिया भर के हैं यहाँ पे। ये जो 9 नंबर वाला है ना, इसका नाम है सतकोशिया टाइगर रिजर्व। क्या नाम है, सतकोशिया। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसको टाइगर रिजर्व कब डिक्लेयर किया गया था, 2007 के अंदर। अब देखिए न्यूज़ में क्यों है, अच्छी न्यूज़ से नहीं है, गलत न्यूज़ से न्यूज़ में है। गलत न्यूज़ से इसलिए है कि जब 2007 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था उस समय इसके अंदर 12 टाइगर हुआ करते थे।
लेकिन आज के समय में इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइग्रेस है। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि पिछले 3-4 महीने से उस बेचारी एक टाइग्रेस का भी कोई अता पता नहीं है। समझ रहे हो? फॉरेस्ट वाले उसको दिन रात ढूंढ रहे हैं, सैटेलाइट लगा रहे हैं, ड्रोन उड़ा रहे हैं, लेकिन उसका पता नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है ये भी गायब हो गई हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जब इसको हम लोगों ने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था तो क्या हुआ था, कान्हा टाइगर रिजर्व जो कहाँ पड़ता है, एमपी के अंदर पड़ता है, और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 2018 की मैं बात बता रहा हूँ। उस समय मतलब जब इसके पहले तो इसके अंदर 12 थे ना, तो फिर इसकी संख्या कम हो गई, तो हम लोगों ने क्या किया, बांधवगढ़ से और कान्हा टाइगर रिजर्व से हम यहाँ पे कुछ टाइगर्स लेके आए थे। लेकिन वो गांव वालों ने वहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर दी, क्योंकि ये जो सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है ना, इसके कोर एरिया में 4-5 गांव हैं। और गांव वाले कहते हैं कि भैया टाइगर यहाँ पे आएगा तो हमारे जान माल को खतरा हो जाएगा, है ना। तो उस वजह से उन्होंने अपोज किया। तो जब गांव वालों ने अपोज किया तो ये जो हम लोग कान्हा से लेके आए थे इसको वापस कान्हा में लेके चले गए। मतलब इधर से उधर उनको दौड़ा रहे हैं, बेसिकली घुमाने की एकदम घूमी घूमी कर रहे हैं वो लोग। तो ये पूरे का पूरा मामला है। तो उड़ीसा की सरकार ने अभी इसके बारे में थोड़ा सोचना शुरू किया है, और उन्होंने कहा है कि देखिए हम अब दो चीज़ें करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि जो इसका टोटल एरिया है, अभी इसका टोटल एरिया है 200 स्क्वायर किलोमीटर। तो उन्होंने कहा इसको इंक्रीज करके हम लोग 500 स्क्वायर किलोमीटर करेंगे, ताकि यहाँ पे जो टाइगर्स वगैरह हैं, दूसरे जो जानवर हैं, उनको घूमने फिरने की जगह मिले। अब ये एरिया बढ़ाने का सीधा सा मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो विलेजेस हैं आपको उनको रीलोकेट करना पड़ेगा। तो ये अभी गांव वालों को एक कैंपेन चला रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि भैया आप अपना गांव छोड़ के चले जाइए, आप दूसरी जगह पे आपको रिलोकेट कर देंगे। यहाँ पे कौन रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे टाइगर्स। तो ये जो है इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में था, और इससे ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको एग्जाम के लिए। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है शेषाचलम से। शेषाचलम के अंदर एक रेयर इंसेक्ट, ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हो, इट्स ए बटरफ्लाई, है ना, ये इंसेक्ट ही होता है ना बटरफ्लाई भी। तो इसको डिस्कवर किया गया है। तो आप सोचोगे क्या सर इसको पहली बार ये स्पीसी, देखिए एज अ स्पीसी डिस्कवर नहीं हुआ है, पहले भी ये कर्नाटका में भी पाया जाता है और कोस्टल आंध्रा में भी पाया जाता है। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि ये शेषाचलम में पहली बार डिस्कवर किया गया है। तो इसने अपना हैबिटाट चेंज कर लिया है, आप ये भी कह सकते हो, है ना। ये जो है देखिए फाइलम एंथ्रोपीडा, जो कि एक इंसेक्ट की क्लास होती है, वहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। और IUCN की रेड लिस्ट में जो है लीस्ट कंसर्न में है, मतलब कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि रेयर स्पीसी नहीं है ये। हाँ, शेषाचलम के अंदर वो रेयरली देखा गया है पहली बार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रेयर है। भैया यूरेशिया में और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक्सटिंक्शन वाला दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में था, वो बस मैंने आपको बताना था, वो आपको बता दिया, ठीक है। और ये ड्रैगन फ्लाई जो स्पीसी होती है ना, उसी की ये कैटेगरी होती है, ब्लैक पर्चर और ब्लैक ग्राउंड स्कीमर। बस ये थोड़ा सा अपने नाम याद रख लेना है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व क्योंकि न्यूज़ में है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, है ना। शेषाचलम दोस्तों बायोस्फीयर जो रिजर्व है कहाँ पे है, वो पड़ता है साउथ ईस्टर्न घाट्स ऑफ चित्तूर एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। 2010 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। रेड सैंडलवुड, जिसके ऊपर आजकल एक मूवी भी बनी है, मूवी का नाम क्या है, पुष्पा, वो भी यहीं पे शूट की गई है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ना, ये रेड सैंडलवुड के लिए बहुत फेमस है। और इलीगल तो होता ही है खैर यहाँ पे बहुत सारा, और बहुत सारे जानवर हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे गोल्डन गैको यहाँ पे पाया जाता है ना, स्लेंडर लोरिस यहाँ पे मिलता है, इंडियन जायंट स्क्विरल यहाँ पे मिलती है, माउस डियर मिलता है, वो सारी सारी चीज़ें हैं। इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, टोटल हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन आउट ऑफ दीज 18, देखिए ये रहा शेषाचलम आपका यहाँ पे, आउट ऑफ दीज 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 10 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो कि यूनेस्को के एक प्रोग्राम के अंदर, जिसे कहा जाता है मैब, MAB, मतलब मैन एंड बायोस्फीयर। तो इन 18 में से 10 आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। वो 10 कौन कौन से हैं, फाइंड आउट करो और कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा ही, और कमेंट सेक्शन में करोगे तो कल फिर मैं उन बच्चों के नाम यहाँ पे लिखूंगा, बताऊंगा कि जिन्होंने वो किए हैं, एक्चुअली फाइंड आउट किए हैं। देखिए थोड़ा मेहनत तो आपको लगेगा, लेकिन जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना, ये मेहनत की डिमांड तो करता है ना, करता है ना। चलिए तो इस अगले बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, लेकिन आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें, फिर आगे बढ़ें। खैर, रीड्रॉइंग ऑफ द इलेक्टोरल मैप ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K, पुरानी न्यूज़ है, नई न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का सा रिपीट करूंगा ब्रीफ में।
समझ में आए तो अच्छा है, नहीं समझ में आए तो और भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले आप इसको कर चुके हो। नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ मैं पहले इसके, अगर आपको याद हो तो। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इस डॉक्यूमेंट में भी आपको थोड़ा प्रोवाइड करवाया है, उसी से काम चला लेना। तो देखिए मामला ये है दोस्तों कि जब हम लोगों ने जब आर्टिकल 370 को जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया 2019, जिसके अंदर J&K की टेरिटरी को पूरा इधर से उधर कर दिया गया। तो उसमें से जो है हम लोगों ने लेह लद्दाख अलग से बना दिया ना, और जम्मू अलग से बना दिया। तो वो मतलब जो J&K हम लोगों ने अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है, जैसे ये दिल्ली के जैसे नहीं है, ठीक है, दिल्ली के जैसे नहीं है, ये किसके जैसे, मतलब ये जो है मतलब ये जैसे चंडीगढ़ के जैसे नहीं है, चंडीगढ़ भी तो यूटी है, ये है दिल्ली के जैसे, पौंडीचेरी के जैसे। दिल्ली पौंडीचेरी में अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो J&K भी वैसा ही रहेगा। तो यहाँ की भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पे भी इलेक्शंस होंगे, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें। तो हुआ क्या कि J&K जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया गया, इससे पहले J&K के अंदर जो है 87 लेजिस्लेटिव सीट्स हुआ करती थी, इनको बढ़ा के जो है वो 90 कर दिया गया। इन 87 में से 37 जो थी वो थी जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और 46 कहाँ पे थी, वो थी आपकी कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, समझिए। और 4 जो थी वो थी लद्दाख के अंदर। तब बनी थी हमारी 87। अभी बाद में इनको बढ़ा के कर दिया गया 90। ठीक है। 24 जो सीट्स थी वो हम लोगों ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए अभी रिजर्व रखी हुई है, वेकेंट रखी हुई है, तो जिसको हम लोग फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पूरा थोड़ा सा मामला। अब देखिए यहाँ पे जो अभी जो कंट्रोवर्सी है और जो पूरा मामला है वो क्यों है, और देखिए ये सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं है, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की भी बात भी है। मतलब जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, तो 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कश्मीर से चुने जाएंगे, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू से चुने जाएंगे। लेकिन कंट्रोवर्सी जब तब स्टार्ट हुई जब डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। डीलिमिटेशन कमीशन ने क्या किया, डीलिमिटेशन कमीशन ने, देखिए डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है, डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं ना, इनकी सीट्स वगैरह में फेरबदल किया जाता है वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से, और वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के साइज़ के हिसाब से, ठीक है, और वहाँ की टेरिटरी के हिसाब से, भैया वो कैसी टेरिटरी है, वो प्लेन टेरिटरी है, वो पहाड़ी टेरिटरी है, उन सभी के हिसाब से चेंज किया जाता है। इसे कहा जाता है डीलिमिटेशन। तो जैसे मान लो हो सकता है किसी स्टेट में पहले जो है वो 20 सीट्स थी, डीलिमिटेशन के बाद जो है वो 22 भी हो सकती हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, ऑल दैट। देखिए डीलिमिटेशन का मतलब होता है इट्स अ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब जहां से आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आते हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। इन अ कंट्री टू रिप्रेजेंट द चेंज इन द पॉपुलेशन। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन में चेंज होता रहता है, इनके इनमें भी चेंज होता रहता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट्स के अंदर, उनकी बाउंड्री को चेंज करते हैं। अब ऐसा ही हुआ एक नया डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, ठीक है, और जिसने वहाँ की सीट्स को चेंज कर दिया। और इस नए डीलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू की रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज कर दिया, तो जिसकी वजह से कश्मीर और जम्मू के बीच में जो गैप था सीट्स में वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो गया है। तो ये जो इसने क्या किया, 6 सीट्स जम्मू को एक्स्ट्रा दे दी, ठीक है, 6 सीट जम्मू को एक्स्ट्रा दे दी, जिसकी वजह से कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने जो है अपोज करना यहाँ पे शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप जो है जम्मू के लोगों को ओवर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, जबकि इतना उनको नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए डीलिमिटेशन होता है सेंसस के हिसाब से, और सेंसस के हिसाब से कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो है लगभग 70 लाख, और जम्मू की पॉपुलेशन है वो है लगभग 54 लाख। तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है। लेकिन डीलिमिटेशन कमीशन ने क्या किया, जम्मू की रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा कर दिया। अब जब ये बात सरकार को बोली गई, डीलिमिटेशन कमीशन को बोली गई, तो उन्होंने एक चीज़ कही, देखिए भैया ये जो हम लोग रीड्रॉ करते हैं बाउंड्रीज को या कॉन्स्टिट्यूंसी को चेंज करते हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन ही एक क्राइटेरिया नहीं होता है, इसके लिए कुछ दूसरे क्राइटेरिया भी होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हिमाचल में हुआ है, ऐसा उत्तराखंड में भी हुआ है, ऐसा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी हुआ है, और बहुत जगह हुआ है। तो सिर्फ पॉपुलेशन को ही कंसिडर नहीं कर सकते, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वो हिली एरिया है, प्लेन एरिया है, उसको भी देखा जाता है, वहाँ की डेवलपमेंट के लेवल को भी देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर की जाती हैं।
तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि पॉपुलेशन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो गलत है, ऐसा उनका कहना है। तो ये पूरा मामला मतलब बेसिकली यही फंसता है कि क्या है क्या नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आपको पहले मैं बता चुका हूँ, थोड़ा आप भी देख लीजिएगा। हमारे जो आर्टिकल 82 है वो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात करता है। जब भी कोई नया सेंसस होता है तो नए सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है ताकि वहाँ की बाउंड्रीज वगैरह को दोबारा से वो चेंज कर सके अगर उसको लगता है तो, ठीक है। और डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर कौन कौन से होते हैं? रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, ये इसके मेंबर होते हैं। तो ये थी थोड़ी सी न्यूज़ अबाउट द डिलिमिटेशन कमीशन। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो आता है इंटरप्रिटेटिव आंसर टू द हिजाब रोग। देखिए पूरा मामला क्या है वो थोड़ा आपको बता देता हूँ। कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में एक दो कॉलेज में, पहले तो एक ही कॉलेज था, अभी शायद एक दो कॉलेज की कंट्रोवर्सी और भी हो गई है। कंट्रोवर्सी ये है कि वहाँ में कॉलेज के अंदर कुछ गर्ल्स को एंट्री देने से मना कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि वो हिजाब पहन के आई थी। ये जो है कंट्रोवर्सी का कारण बना। अब उसमें गर्ल्स ने अपोज किया, प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, ठीक है, ये उन्होंने बोला है। और ये जो पूरे का पूरा एडिटोरियल के अंदर जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा या लिखे गए हैं वो इन राइटर के खुद के अपने व्यू पॉइंट हैं, क्योंकि ये खुद यूडीपी से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने वहाँ पे रहे हैं, देखे हैं, अभी भी रह रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस इन्होंने बेसिकली वहाँ पे बताया है। अब ये पूरे का पूरा कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो गया। अब कंट्रोवर्सी के पीछे थोड़ा सा आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो कॉलेज है उसका कहना है कि देखो भैया हमारे कॉलेज की पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है और इस यूनिफॉर्म को सभी को फॉलो करना पड़ेगा, तो इसमें हम किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। तो ये जो मतलब हिजाब रो है, अब देखिए क्या हुआ, हिंदू गर्ल्स ने जब हिजाब पहना तो हिंदू गर्ल्स ने या हिंदू बॉयज़ ने उन्होंने भी क्या किया, वो सैफरोन कलर का वो जो है ओढ़ के आने लगे, है ना, वो सारी चीज़ें हो गई। तो जब एक ग्रुप के साथ ऐसा हुआ तो दूसरे ग्रुप में रिएक्शन हो गया। तो इसीलिए पूरा कंट्रोवर्सी इस समय पूरा बना हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर भी सवाल वगैरह उठाए गए हैं और ज़्यादा डिटेल में तब जाएंगे, कुछ अच्छा सा एनालिसिस आएगा। अगर ये कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है तब अच्छे से एनालिसिस करेंगे, लेकिन फिलहाल तो सिर्फ कंट्रोवर्सी के बारे में ही जानना जरूरी है। तो राइटर कहते हैं कि देखिए यूडीपी, देखिए ये जो गर्ल्स हैं इन्होंने क्या किया, कॉलेज में एंट्री नहीं लिया लेकिन इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, मतलब आवाज़ उठाई। ऐसा नहीं है कि घर पे चुपचाप चली गई और कॉलेज आना बंद कर दिया, नहीं नहीं, आवाज़ उठाई। दीज गर्ल्स आर रेबल्स, है ना। और उडुपी जो है ना, उडुपी, ये यहाँ पे ट्रेडिशंस है रेबल्स का भैया, ये कोई ऐसी आम जगह नहीं है ना। एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है कि 16th सेंचुरी में कनकदासा जो है ये दलित हुआ करते थे और इनको टेंपल में एंट्री देने से बंद मना कर दिया था। वहाँ के जो प्रीस्ट थे टेंपल में, ये मंदिर के सामने ही बैठ गए और वहीं पे आरती करने लगे। और लेकिन प्रीस्ट का जो है उन्होंने अलाउ किया नहीं, तो धीरे धीरे वो एंट्री करने लगे। तो इतना मैजिक हुआ कि वहाँ के जो डेटी थी, जो मंदिर में डेटी थी, मतलब जो भगवान की मूर्ति थी, उन्होंने अपनी खुद डायरेक्शन चेंज कर लिया। और सुनिए इससे खतरनाक बात, वहाँ पे एक दीवार हुआ करती थी जिसके दूसरी तरफ जो है ये बैठे थे जो दलित जो वर्शिपर थे, उनकी दीवार के अंदर छेद हो गया अपने आप ही, मतलब डेटी की आप ये मैजिक समझ लीजिए, ठीक है। अब कितना बिलीव करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन कहानी तो यही कहती है। तो वो सारी सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद आज भी जब वहाँ पे दर्शन किए जाते हैं उस मंदिर के अंदर, वो जो दीवार के अंदर छेद हुआ था ना, वहीं से दर्शन किए जाते हैं। तो ये रेबल्स की धरती रही है यूडीपी। तो उसी बारे में इन्होंने एक इन गर्ल्स को काफ़ी प्रेज किया है कि ये जो है इस तरह के बिहेवियर के अगेंस्ट में खड़ी हुई हैं, वो सारी सारी चीज़ें हैं। लेकिन कोर्ट इस मामले में क्या कहता है, 1954 में कोर्ट में केस आया था, वो भी इसी जगह से आया था, श्रीयूर मठ को लेके। श्रीयूर मठ को लेके कंट्रोवर्सी थी। उन्होंने कहा था कि भैया असेंशियल प्रैक्टिस क्या होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप हिंदू हो, अगर आप तिलक लगाते हो, ठीक है, आप तिलक लगाते हो। मान लो आप सिख हो तो आप पगड़ी पहनते हो, टर्बन पहनते हो। अगर आप क्रिश्चियंस हो तो आप क्रॉस पहनते हो। अगर आप मुस्लिम्स हो तो फिर आप हिजाब पहनते हो। तो क्या ये आपके रिलीजन की आपके रिलीजन की असेंशियल प्रैक्टिस हैं या फिर ऑप्शनल प्रैक्टिस हैं? असेंशियल प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। ऑप्शनल प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप उसको फॉलो करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि किसी भी रिलीजन के अंदर कौन सी प्रैक्टिस असेंशियल होती हैं। अब जैसे तिलक लगाना असेंशियल नहीं है, मन करे तो लगाओ, ना मन करे तो लगाओ, है ना।
पगड़ी पहनना असेंशियल है फॉर द सिख्स, ये असेंशियल है, ये उनके धर्म का इंटीग्रल पार्ट है। तो ये चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उस समय डिसाइड की जानी थी। ये कुछ यहाँ पे है। अब देखिए, तो क्या हिजाब पहनना वो एक एसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं है? अब इसमें दो व्यू पॉइंट हो सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ एसेंशियल है, कुछ लोग कह सकते हैं कि एसेंशियल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स पहनती भी नहीं है। लेकिन जो ये कहते हैं कि एसेंशियल है, वो क्या कह सकते हैं कोर्ट के अंदर, मतलब इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, वो कह सकते हैं कि देखिए भैया, ये तो हमारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है, चैप्टर 33 वर्स 59, चैप्टर 24 वर्स 31। तो उसको दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें पहनना है, तो ये तो हमारे लिए एसेंशियल प्रैक्टिस है। अब इसका इम्पैक्ट जो है दूसरी जगह पे भी हो सकता है। सिख भी दिखा सकते हैं अपने लिटरेचर को, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा वहाँ पे भी, हिंदूज भी दिखा सकते हैं वहाँ पे भी लिखा होगा, क्रिश्चियंस भी दिखा सकते हैं। तो ये अभी जुडिशरी को डिसाइड करना है कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस है कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। अगर ये एसेंशियल प्रैक्टिस है फिर तो कॉलेज उनको रोक नहीं सकता, लेकिन अगर एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही जो है इसके ऊपर बैन लगा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन राइटर का कहना है कि भैया देखिए 1980s में जब ये खुद स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो वहाँ पे किसी भी कॉलेज के अंदर वगैरह के अंदर कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं था। मतलब यूनिफॉर्म आप मर्जी आए पहनो, नहीं मर्जी आए जो मर्जी पहनो, में तो बेसिकली कोई यूनिफॉर्म था नहीं। लेकिन 1990s में आते आते धीरे धीरे इन कॉलेजेस वगैरह ने यूनिफॉर्म अलाउ मतलब बनाना शुरू कर दिया। तो हर कॉलेज की आज के समय में यूनिफॉर्म होती ही है ना, आपको पता है। स्कूल जैसे स्कूल्स में होती है, कॉलेजेस में भी होती है आजकल तो। और हर कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म डिसाइड करने का हक होता है। और ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। अब देखिए होता क्या है, जब अगर कॉलेज के अंदर आप यूनिफॉर्म नहीं रखोगे तो क्या होगा? तो जो रिच बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो महंगे महंगे कपड़े पहन के आएंगे, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते बेचारे वो जो है नॉर्मल कपड़े पहन के आएंगे। तो जिससे जो है एक कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में एक एक अलग सी फीलिंग आती है, रिच के बीच में पुअर के बीच में, वो सारी चीज़ें। तो वो चीज़ ना आए इसीलिए यूनिफॉर्म फिक्स किया जाता है बहुत सारे कॉलेजेस के द्वारा। वो सारी चीज़ें होगी। आज के समय में जो 1990s में स्टार्ट हुआ और आज के समय में मोस्टली हर कॉलेज उसको डिसाइड करता है। तो जो यूडीपी का कॉलेज है इसका कहना है कि देखिए ये यूनिफॉर्म जो कोड है मेरा आज से नहीं है, ये तो बहुत समय से है और पहले सभी बच्चे इसको फॉलो करते भी रहे हैं, कभी कोई दिक्कत आई नहीं, पहली बार ऐसी दिक्कत आ रही है। और वैसे भी उस कॉलेज में जो है 70 के लगभग जो है वो गर्ल्स हैं, मतलब मुस्लिम गर्ल्स हैं, जिसमें से 6-7 लड़कियां। पहले तो इट वाज लाइक अराउंड 14-15, लेकिन बाकी गर्ल्स जो है वो नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के आती हैं। 5-6 लड़कियां हैं जो कि जहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे एक भी क्यों ना हो, है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठ के आते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट जब भी अगर मामला ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सोचना चाहिए, सरकार को भी उसके बारे में सोचना चाहिए। मतलब फंडामेंटल राइट तो हमारे हैं ही, वो तो एक अलग चीज़ हो ही गई, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। देखिए, कैन गवर्नमेंट कॉलेज डिनाई एजुकेशन टू स्टूडेंट्स हु आर सीन इन द वायलेटिंग द यूनिफॉर्म कोड? तो मतलब आप सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए तो क्या इस बेसिस पे किसी को आप एजुकेशन देने से मना कर दोगे क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है ना। और भी चीज़ें हैं ना, जैसे मान लो सिख लोग भी तो टर्बन पहनते हैं, तो क्या आप उनको भी डिनाई करोगे? वो तो आपके यूनिफॉर्म कोड में नहीं लिखा हुआ है ना, क्या उनको डिनाई करोगे? अगर कोई तिलक लगा के आता है या कुछ भी क्रॉस पहन के, क्या उनको डिनाई करोगे? ये भी तो बड़ी सोचने वाली बात है ना। कैन अ गवर्नमेंट कमिटेड टू फीमेल एजुकेशन डिनाई एजुकेशन टू दोज हु डीम्स इम्प्रॉपरली ड्रेस्ड? तो एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि भैया हम लोगों को फीमेल एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, आप जो है प्रॉपर तरीके की ड्रेस पहन के आइए। जो मतलब सरकार उसको प्रॉपर बोलती है लेकिन वो पहले से ही प्रॉपर है। तो मतलब क्या ये बैलेंस नहीं बन रहा है ना। आप फीमेल को किसी पर्टिकुलर ड्रेस के लिए डिनाई भी कर रहे हो, और अब ये भी कह रहे हो कि हम फीमेल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ये कौन सी कैसी बात है? तो ये सरकार को भी सोचने की जरूरत है, और जब कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट भी इसको सोचेगा। शुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ड्रेस कोड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर इम्पार्टिंग एजुकेशन टू ऑल दैट सी? तो आप प्रायोरिटी अपनी बताइए भैया, आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी एजुकेशन है या आपकी प्रायोरिटी जो है ये ड्रेस है, मतलब यूनिफॉर्म है? ये आपको डिसाइड करना है ना। तो ये कुछ सवाल हैं जो इस एडिटोरियल में पूछे गए हैं। आप खुद इन सवालों के जवाब नीचे देने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। आपके जो फ्रेंड वगैरह हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए इन सारी चीज़ों को, और फिर एक किसी का अच्छे से कंक्लूजन में पहुंचिए। कल को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तो खैर जाएगा ही, तब यहाँ पे क्या बात होती है, पहले हाई कोर्ट में जाएगा मेरे ख्याल से,
कर्नाटका हाई कोर्ट में। और अभी तो सिर्फ ये कर्नाटका का ही मामला है, तो मुझे 100% श्योर हूँ मैं कि अभी ये मामला देश में जो है दूसरी जगह पे भी आने वाला है। तो जब मामला बड़ा तो होगा ही, खैर ये उस समय कोर्ट यहाँ पे क्या डिसीजन लेता है वो सारी सारी सोचने वाली बातें हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। बाकी कुछ एडिशनल हैं हमारे पास आर्टिकल वगैरह, जिसको आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। ग्रीन बॉन्ड के बारे में आप जरूर पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट टू वे बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड द जुडिशियल सिक्योरिटी। नहीं, देखिए सरकार आजकल क्या करती है ना, कोई भी चीज़ सरकार करती है और सुप्रीम कोर्ट से जवाब पूछता है तो वो कहता है कि नहीं नहीं, देखिए तो सर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ना। मतलब लोगों के फ़ोन को टैप कर रहे हो और फिर कह रहे हो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अब कुछ भी करो कि किसी के ऊपर आप यूएपीए लगा देते हो, फिर कहते हो ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो हर चीज़ आप नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट जो है डिसाइड करेगा कि भैया नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते बेसिकली। उसके बारे में बड़ी आर्टिकल है, पढ़ सकते हो। इंडिया इज रिटर्न टू द सेंट्रल एशिया, है ना। अभी रिपब्लिक डे पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ हम लोगों ने मीटिंग किया। वो रिपब्लिक डे परेड पे नहीं आ पाए, वाई, बिकॉज ऑफ द कोविड रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल दैट। तो उसके बारे में हमारा जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है, ये आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। लेकिन आगे वीडियो को ख़त्म करने से पहले वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है अगर आप पहली बार एनालिसिस में आ रहे हो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।